हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 16 बरस की थी। जी चाहता हर वक्त आईने के सामने खड़ी रहूं, खुद को देखूं और शर्माऊं, अपने ही अक्स में खो जाऊं और फिर तस्वुर के चमनजार में उड़ती उड़ती कायनात की खूबसूरती में कहीं दूर निकल जाऊं। लेकिन इसके प्यार ने मेरे पर बांध रखे थे। मैं उसके सिवा किसी और का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन इन दिनों मेरी जान मुसीबत में थी। रेहान मेरे मामू का बेटा, जो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत था, अम्मा से मिलने रोज आता, लेकिन कुन अखियों से मेरी तरफ देखता रहता। सच कहूं तो मुझे इसका यूं देखना अच्छा नहीं लगता था। मीर आलम भी मेरा कजिन था। रेहान ननियाल से तो आलम ददियाल से है। वो भी ऐसे ही आके अम्मा के पांव दबाता, लेकिन नजरें उसकी मेरा ताक़ुब करती। मेरी जान मुसीबत में थी। दोनों ही अच्छे थे, दोनों मुझे चाहते थे और मुझसे शादी के तलबगार थे। अम्मा मगर कोई फैसला नहीं कर पा रही थी कि किसको अपना दामाद मुंतखब करें और किसको मना कर दे। रेहान के वालिदैन ज्यादा अमीर ना थे, लेकिन माँ से रिश्ता था। तभी माँ चाहती थी कि उसे दामाद बुना ले। मीर आलम मेरे वालिद का भतीजा था और अमीर बाप का बेटा था। उनका वो चहीता भी था। इनके सगे भाई का नूर चश्म खूबसूरती में रेहान से बढ़कर तालीम में भी आगे। ऐसा रिश्ता कौन ठकराता है। मैं दोनों से छपी रहती, ज्यादा बात न करती। जब इनमें से कोई आता, मैं किचन में घुस जाती। अम्मा बुलाती तो भी सामने जाने से कतराती थी। एक दिन दोनों की माएँ रिश्ता तलब करने आ गई। रेहान की वालिदा सुबह को आई तो ताई जी शाम को। ऐसे मौकों पर माएँ हवास बाख्ता हो जाती हैं। मेरी माँ का भी कुछ ऐसा ही आलम हुआ। रात को वालिद साहिब से मशवरा लिया। वो झट से बोले, रेहान को इनकार कर दो और मीर आलम को कबूल कर लो। वो मेरा भतीजा है, मैं बड़े भाई को कैसे इनकार कर सकता हूँ। अम्मा जान के अरमानों पर उस पर गई और दुख से आंसू निकल आए। मुझे अलबत्ता कोई दुख न था, बल्कि वालिद का फैसला अच्छा लगा। दिल को दिल से राह होती है। मैं जानती थी मीर आलम को मुझसे ज्यादा मेरे वालिदैन से मोहब्बत थी। वो इनको ऐसे ही चाहता था जैसे अपने वालिदैन को चाहता था। हमारे मामू, ताया, चचा सब इसी शहर में रहते थे। मामू वाले कम आते, लेकिन ताया चाचू रोज आते। अगर ना आते तो हम चले जाते थे। जिस दिन मेरी मीर आलम से मुलाकात न होती, लगता सूरज निकला ही नहीं। मेरी दोस्ती आलम की बहन नियाज बीबी से थी, हम उसको नाजो बुलाते। इसकी और ताई की भी ख्वाहिश थी कि मैं उनके घर की बहू बनूं। एक दिन नाजो की ज़बानी पता चला कि मीर आलम अपनी खाला के घर कराची जा रहा है। ये सुनकर मैं रंजीदा हो गई। 100 तरह के अंदेशे दामनगीर थे। इसकी खाला की बेटियां थीं और मैंने सुना था कि खाला उसे दामाद बनाना चाहती है। मैंने बहुत दुआ की कि वो कराची ना जाए। ज़बान से कह ना सकती थी कि इसके साथ बेतकल्लुफ़ी ना थी, इसलिए रोक भी ना सकी। वो चला गया और मैं 100 अंदेशे दिल में छुपाए ससकती रह गई। अब ताई का घर काटने को दौड़ता था। मैंने उनके घर जाना छोड़ दिया। नाज़ो कहती कि अब तुम हमारे घर क्यों नहीं आती। उसे क्या बताती कि क्यों नहीं आती। मीर आलम 1 माह के लिए गया था और 3 माह लगा दिए। नाज़ो बताती कि भाई वहां बहुत खुश है, इसका दिल लग गया है, तभी लौटने का नाम नहीं ले रहा। मैं ये बातें सुनती तो दिल बैठ जाता। अब मुमानी और रेहान का अफसुर्दा चेहरा याद आता, जिनको हमने मीर आलम की खातिर ठुकरा दिया था। शायद हमें उनके खुलूस को ठुकराने की सजा मिली थी। उधर आलम और उसकी खालाजाद नीलम के बारे एक हो जाने की चाह में गुइयां ताया के घर में शुरू हो गई थी। उधर मुमानी जान आखिरी बार रेहान के लिए हमारे घर मिन्नत समाजत करने आ गई, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैं समझ रही थी कि मीर आलम जरूर आएगा, वो नीलम से शादी नहीं करेगा। अम्मा जान ने आखिरी बार मुझसे पूछा, बेटी क्या ख्याल है, तुम्हारी मुमानी को हाँ कर दूं? तो मैंने नफी में सर हिला दिया, क्योंकि मेरे दिल को यकीन था आलम जरूर आएगा और मुझको इसका इंतजार करना चाहिए। आखिरी बार इनकार सुनकर मुमानी फिर नहीं आए, बल्कि खफा होकर चली गई और अपनी भांजी से बेटे का रिश्ता पक्का कर दिया। यूं रेहान और माँ हम एक हो गए। अब मामू हमारी तरफ नहीं आते थे, लिहाजा हमें इल्म न था कि वो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं।
इन दिनों मुझे इन लोगों की परवाह भी नहीं थी। मेरे दिल के धागे तो ताया के घर से बंधे हुए थे। मुझको इंतजार था तो इसका जो कराची जाकर वहां का हो रहा था उससे तो किसी की याद भी नहीं आती थी। कराची शहर ने इसके पांव जकड़ लिए थे। मेरे अरमान मेरी सोचों के जाल में कैद थे। आलम के सिवा किसी और बारे सोच भी ना सकती थी। उससे गए कुछ माह हो चुके थे। एक दिन कराची से हमारी एक रिश्तेदार यास्मीन आए। उसने बताया कि आलम ने कंप्यूटर कोर्स में दाखिला लिया हुआ है और वहां बहुत खुश है। इसकी खाला हर सूरत इसको अपना दामाद देखना चाह रही है। तभी वो इसको पढ़ा रहे हैं ताकि बैरून मुल्क भिजवा सकी। ये सुनकर मेरी उम्मीदों के सारे चिराग बुझ गए। हरास दम तोड़ गई। बहुत रोई। इस कदर दुखी हो गई कि मर जाने के सिवा कोई और बात ना सूझती थी। नाजो मुझे तसल्ली देती कि खातिर जमा रखो, मेरा भाई जरूर आएगा, वो शादी तुम ही से करेगा। मेरे पास नाजो की बातों पर यकीन करने के सिवा कोई चारा न था। मैंने खुद तो कभी मीर आलम से बात न की थी। हमने कभी इकरार मोहब्बत न किया था, तो अब मैं नियाज बीबी की बातों पर एतबार के सिवा कर भी किया सकती थी। अम्मा और बाबा जान इस इंतजार में थे कि ताया और ताई आकर रिश्ते की बात कच्ची करें, लेकिन उन्होंने एक बार भी रिश्ते के मामले पर बात न की। शायद वो भी इसका इंतजार कर रहे थे। 6 माह बाद सुना कि मीर आलम आ गया है। मैं उसकी एक झलक देखने को बेताब थी। लगता था कि वो कराची से आते ही हमारे घर आएगा, मुझे पहले की तरह कुन अखियों से देखेगा और कहेगा, आज किसी ने हमें चाय का भी नहीं पूछा। ऐसा कुछ भी न हुआ। वो हमारे घर आया और न ही इसने मुझे कुन अखियों से देखा। मैंने सुना वो हमारी तरफ आने का नाम नहीं ले रहा। मैंने यह भी सुना कि वो कहता है कराची अच्छा शहर है और अब मैं कराची में ही रहूंगा। मैं ये बातें सुनती तो दिल बैठ जाता। वो ना आया और मेरी उम्मीदों का ताजमहल ढह गया। रोज आने वाला जब यूं अपने दीदार से महरूम कर दे तो चाहने वाले के दिल पर क्या गुजरती है, ये तो इंतजार की आग में जलने वाले ही बता सकते हैं। मैं बहाने से यास्मीन के घर गई। इसका घर नाजो के घर से मिला हुआ था। सोचा वहां से छत पर जाके देखूं, शायद वो नजर आ जाए। यास्मीन ने समझ लिया था मैं क्यों आई हूं। वो मुझे अपनी छत पर ले गई। तकदीर मेहरबान थी, आहसन इत्तेफाक के मुझे सामने ही वो नजर आ गया। वो भी अपनी छत पर कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। ये सर्दियों के दिन थे। अचानक इसकी नजर मेरी जानिब उठ गई। मुझे देखते ही इसका चेहरा खुशी से खिल उठा। मुझे इसमें कोई तब्दीली नजर न आई, सिवाय इसके कि उसकी सेहत काबिल रश्क हद तक अच्छी हो गई थी। मुझे देखकर हाथ हिलाया। मतलब था कि मैं तुम्हारे घर भी आऊंगा, अभी मसरूफ हूं। खुदा की शान, जिसको एक रोज काटना भी मुहाल लगता था, वो अब इतना मसरूफ था कि अपने चचा के घर आने के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा था। मैं इसके इस तर्ज अमल को क्या समझती। मैं खुश थी मगर ना खुश भी थी। बोझल कदमों से घर आ गई। जो काम करती गुमसम हो जाती, काम करना भूल जाती थी। सोचती थी ये सब क्या है, क्या वो बदल गया है। इसका तर्ज अमल अजीब हो गया था। इस बात की तह में कोई बात तो पोशीदा थी। अगले दिन वो हमारे घर आया। मुझे देखकर इशारे से सलाम किया। मैंने मुस्कुराकर सर झुका लिया था। वो हसब मामूल अम्मा जान के सामने बैठ गया। मैं किचन में इसके लिए चाय बनाने चली गई। सोचने लगी, हम मशरकी लड़कियां भी कैसी भोली होती हैं। किसी से कुछ कह सुन भी नहीं सकती। जिसको दिल का मालिक बनाया था, काश इससे एक सवाल कर लेती कि आलम सच सच बता दो, किया तुम मुझसे शादी कर रहे हो। अम्मा से बातें करके वो चला गया। इसने मुझसे कुछ कहा ना सुना। मैं भी इससे कुछ न जान सकी कि इसके दिल में क्या है। चंद दिन रहकर वो कराची वापस चला गया, क्योंकि उसे कोर्स मुकम्मल करना था। जाते हुए भी वो मुझे खुदा हाफिज कहकर ना गया। कैसे कहता, हमारे खानदान में रिवाज ही ना था। इस बार तो ऐसा लगा जैसे वो मेरा सब कुछ ही मुझसे छीन कर ले गया है। मेरा दिल खाली हो गया था। अम्मा अबू को भी अंदाजा हो गया कि इसके वालिदैन ने रिश्ते के लिए सरसरी पूछा था, कोई वाज़ेह बात नहीं की थी। गोया उनका ख्याल बदल गया था, वरना कोई तसल्ली आमेज बात तो करते। यकीनन वो नीलम को बहू बनाने बारे सोच रहे थे।
नाज़ो ने एक दिन बताया कि इसके वालिदैन कराची जा रहे हैं। खाला ने बुलाया है, वो नीलम का रिश्ता तय करना चाहती हैं। अगर मेरी माँ को नीलम पसंद आ गई तो वो इसका रिश्ता मीरा आलम से कर देंगी। यह खबर क़यामत थी जो मुझ पर गुजर गई। इस दिन मैं बिल्कुल मायूस हो गई। इस बात की भनक अम्मा जान के कान में पड़ी तो वो भी अफसोस करने लगी कि ये कैसी भूल हमसे हो गई। एक काश कि मैं हुमा का रिश्ता अपने भांजे रेहान को दे देती तो आज इस तरह लेने के देने ना पड़ते। अब तो वो भी हाथ से गया और आलम भी हाथ ना आया। अम्मा बीमार पड़ गई। वो पीली जर्द होती गई जैसे ये गम उनका कलेजा खा लेगा। कभी लौटी हुई खुशी वापस मिल जाती है और वो मुराद बराती है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। उन्हीं दिनों जब मीरा आलम कराची चला गया और अम्मा मायूसी के घटा टोप अंधेरे में डूबी हुई थी, अचानक उम्मीद की किरण जागी। किसी ने इत्तला दी कि रेहान का बीवी से झगड़ा हो गया है और वो रूठ कर मैके चली गई है। सास ससुर मनाने गए लेकिन इन लोगों ने तलाक का मुतालबा कर दिया। इन दिनों रेहान की बीवी एक बेटे की मां बन चुकी थी। इसने मजबूर होकर बीवी को तलाक दे दी। बीवी ने बेटा भी रेहान को दे दिया और उनका घर छोड़कर चली गई। अब रेहान को अपने बच्चे की परवरिश के लिए एक ऐसी औरत की जरूरत थी जो बच्चे को माँ का प्यार दे सके। रेहान को मुझ पर एतमाद था कि मैं ही वो हस्ती हो सकती थी जो इसके बच्चे को माँ का प्यार दे सकती थी। मामू और मुमानी की भी देरी ना ख्वाहिश थी मुझे बहू बनाने की। वो एक बार फिर हमारे दरवाजे पर सवाली बनकर आ गए। इस बार अम्मा जान ने अपने भाई को लौटाना मुनासिब ख्याल न किया और मेरी मन्नी रेहान से कर दी गई। मैंने कोई एहतजाज न किया। इन दिनों मेरी हालत बदतर थी। जिसके लिए जी रही थी इसने मेरी खबर तक ना ली। इस बार अम्मा की बात को न ठुकरा सकी। अम्मा ने रिश्ते के मामले को बहुत राज में रखा। किसी रिश्तेदार को कानो कान खबर न होने दी। इन दिनों नाज़ो मेरी वाहिद गमगुसार थी। इससे गम बांटती। वो मुझे गिले लगाती, मेरे आंसू साफ करती, मगर वो बेचारी किया कर सकती थी। यास्मीन भी मेरी हमराज थी और मेरा दुख सुनकर रो देती थी। सहेलियां बड़ी दौलत होती हैं, खास तौर पर जब इंसान का दिल दुखा हुआ हो तो दोस्तों का सहारा नेमत होता है। वालिदैन के सामने जुबान खोलना मेरे बस में नहीं था। सिर्फ अम्मा जान से कहती थी, अपने मेरा रिश्ता इतनी जल्द क्यों तय कर दिया? कुछ तो और सब्र कर लिया होता। हम तेरे भले की सोचते हैं, अम्मा जवाब देती थी। रेहान अच्छा लड़का है, तुमसे प्यार करता है, तुम मामू की बहू बनकर सुखी रहोगी। 1 साल बाद मीरा आलम वापस चला आया। आते ही वो खुश खुश हमारे घर आया। अम्मा के इसी तरह पांव छुए और मुझसे चाय की फरमाइश की, लेकिन यहाँ तो 1 साल में 1 सदी बदल चुकी थी। माँ ने इसे बताया कि मैंने हुमा की मन्नी रेहान से कर दी है। यह खबर सुनते ही इसका रंग उड़ गया और हैरत से मुँह खुला का खुला रह गया। ये आप क्या कह रही हैं? गोया अल्फाज इसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। वो बगैर चाय पिए उठकर चला गया, जैसे किसी ने इसको उसके बहुत प्यारे की मौत की खबर दे दी हो। इसके वहम गुमान में ना था। अम्मा ऐसी बात कहेंगी, अपनी दानस्त में तो वो मुझे अपना समझ चुका था। इसके वालिदैन भी आए, मगर अम्मा ने कहा कि आप लोगों ने बहुत देर कर दी। मैंने तो अब जुबान दे दी है। मैं अपने भाई और भाभी को क्या जवाब दूंगी? मीरा आलम इन दिनों उजड़ा उजड़ा लगता था। ये वही था जो हमा वक्त हंसता मुस्कुराता रहा करता था। अब तो अपनी हालत मजनू ऐसी बना ली थी। वो अक्सर बिला मकसद अपनी छत पर टहलता रहता। एक रोज मैं छत पर गई तो वो दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा हुआ था। किस कदर बदहाल और उदास था। इसने कई दिनों से लिबास तब्दील ना किया था। जब निगाह मुझ पर पड़ी, इसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां हो गया। मेरी मन्नी के बाद से ताया और ताई ने हमारे घर आना छोड़ दिया था। वो इस रिश्ते से खफा थे। अब तो मीर आलम से मुलाकात करना भी मुहाल था। मुलाकात तो कुजा, उसकी एक झलक देखना भी जुर्म था। एक दिन यास्मीन आई। मिन्नत समाजत से मुझे अपने घर ले गई और ताई के यहाँ चलने को कहा। मैं डरते डरते गई। ताई ने गिले लगाया और बहुत रोई कि हमसे कोताही हो गई। हम तो समझते थे कि तुम हमारी हो और ये रिश्ता पक्का है।
जब हम मुझसे कहेंगे तो इनकार ना होगा। हमें क्या खबर तुम्हारी माँ को इतनी जल्दी पड़ जाएगी। हमको खबर तक ना लगने दी, वरना हम पहले ही रिश्ता पक्का कर लेते। ताई जी की बात सुनकर मैं भी अपने दुख को काबू ना कर सकी और खूब रोए। थोड़ी देर बाद मीरा आलम आ गया। मेरी समझ में कुछ ना आ रहा था कि क्या बात करूं। मैं तो बस रोए जा रही थी। वो भी चुप था, मगर उसकी आंखें बह रही थी। उसने कहा, हुमा तुम शादी से इनकार कर दो, मगर अब मेरे लिए ऐसा मुमकिन ना था। मैं चाहते हुए भी अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती थी और ना अब उनको शर्मिंदा कर सकती थी। मैं रोती हुई वापस घर आ गई, अपने वालिदैन की इज्जत की खातिर। शादी के दिन जो मेरी हालत थी वो मैं ही जानती थी। ताया वाले मेरी शादी में नहीं आए, मेरे ननियाली रिश्तेदार ज्यादा आए। मैं रेहान की दुल्हन बनकर उसके घर चली गई और वो तमाम ख्वाब जो मैंने मीरा आलम के साथ देखे थे चिकनाचूर हो गए। पूरे घर में ऐसा माहौल था जैसे शादी नहीं, किसी की मौत हो गई हो। हर कोई आंसू बहा रहा था। यूं लगता था जैसे मैं जिंदगी की आखिरी सांस ले रही हूं और मीरा आलम जाने किस तरह मेरी जुदाई के गम को बर्दाश्त कर रहा था। यूं दो मोहब्बत करने वाले चुपचाप और किसी से शिकवा किए बगैर जुदाई की सूली पर चढ़ गए। आज भी उसकी याद दिल पर सख्त है। अगरचा घर में शरीफाना जिंदगी गुजार रही हूं, लेकिन मीरा आलम की याद आ जाती है तो दिल बंद होने लगता है। खुदा जाने वालिदैन क्यों रिश्ते तय करते हुए गफलत से काम लेते हैं और मासूम दिलों का खून हो जाता है। मीरा आलम दिल बर्दाश्ता होकर बैरून मुल्क चला गया और वापस ना आया। ये अच्छा हुआ कि वो वापस ना आया, वरना मेरी घरेलू जिंदगी वीरान हो सकती थी और मैं परेशानी की लहरों में बहती बहती मामूलात जिंदगी के धारों से कहीं दूर निकल जाती तो क्या होता। मेरे बच्चों का जीवन तो बर्बाद हो जाता। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।